हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं CUET PG 2025 के लिए। ओके, सो आज के लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यही सरप्राइज था जो कि मैं आपको पिछले कुछ वीडियो से रिमाइंड करा रही थी कि अपकमिंग टाइम में आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस आ रहे हैं। वो थे ये लेक्चर्स और इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करते चलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि जो फोरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट कोड है वो है SCQP 13। सो SCQP 13 के न्यू सिलेबस है 2025 के लिए जो सिलेबस आप सभी को दिया गया है उसमें एक यूनिट कंप्लीटली डिलीटेड है। बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है एज कम्पेयर टू 2024। तो वो आप जरूर से देख लेना, मैंने ऑलरेडी वो डिस्कस भी किया है। सो आप ये समझ लो कि हम जो ये लेक्चर सीरीज आप सभी के लिए लेके आए हैं वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शुरू कर रहे हैं और एग्जाम रेलेवेंट है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द इंट्रोडक्शन। तो ये जो वीडियो है ना हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका BSc फोरेंसिक साइंस से नहीं है उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, है ना, उनको प्रॉब्लम फील ना हो, उनको ये ना लगे कि अरे यार ये क्या ही चल रहा है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, सो ऐसी क्लासेस हम लेके आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी BSc फोरेंसिक साइंस करी हुई है उनके लिए तो और भी अच्छा है, और वो सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने BSc फोरेंसिक साइंस से नहीं करी है उनकी शुरुआत से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है मैं आपसे, सो टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड आपकी एडमिशन तक CUET PG एग्जाम के बाद एडमिशन तक भी मैं आप सभी के साथ रहूंगी। आई विल गाइड यू ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, शुरू करते हैं फोरेंसिक साइंस को समझने से कि हम क्या कर रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं कि भाई फोरेंसिक साइंस क्या है ना। सो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे तो लेक्चर शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस है। सबसे पहले समझेंगे कि फोरेंसिक साइंस क्या है। ठीक है, सो फोरेंसिक साइंस 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है फोरेंसिक, दूसरा वर्ड है साइंस। तो हमें फोरेंसिक को भी समझना है, साइंस को भी समझना है। तो साइंस क्या है? आप सभी ने अपने स्कूल में भी साइंस पढ़ी है ना, हम बचपन से साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड आपने साइंस अपने 11th-12th में भी पढ़ी होगी पॉसिबली, है ना, क्योंकि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वही फोरेंसिक साइंस या फिर BSc करते हैं। तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। तो ये सारे के सारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। अब साइंस क्या होता है? साइंस ना फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ, है ना, तो अगर हम किसी ऊंचाई से कुछ भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में तो ग्रेविटी काम करी है लेकिन दूसरे स्टेट में ग्रेविटी काम नहीं करी है, या फिर एक पर्टिकुलर देश में तो ग्रेविटी काम करी है लेकिन दूसरे देशों में ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। जो साइंटिफिक फिनोमिनाज होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, और अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करे तो उनका रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, ये होते हैं साइंटिफिक फिनोमिनाज। जो साइंस है जो आपने पढ़ी है, अब हम फोरेंसिक को इसमें इंक्लूड करेंगे। फोरेंसिक देखो लॉ से रिलेटेड है। अब लॉ से रिलेटेड कैसे है ना, लॉ से इस वजह से रिलेटेड है क्योंकि जो फोरेंसिक साइंस है वो एड करता है लॉ को, है ना। लॉ का क्या काम है? लॉ का क्या काम है? लॉ का काम है कि जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस क्यों? अगर किसी ने कुछ क्राइम करा है या कोई ऑफेंस किया है, क्राइम ऑफेंस इज काइंड ऑफ सिमिलर, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ऑफेंस भी कहते हैं, हम क्राइम भी कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी को ही हम ऑफेंस भी बोलते हैं। सो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अब जो क्राइम है वो हमारे लॉ के अगेंस्ट है ना, एक सेट रूल होता है, उसे हम कहते हैं लॉ। अगर आप इस देश में रहते हो, अगर आप भारत में रहते हो तो आपको भारत के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, इंडियन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। आप लॉ से बाउंडेड हो, तो अगर आप उस लॉ के अगेंस्ट कोई काम करते हो तो आपने लॉ को वायलेट कर दिया। अब इसके लिए आपको क्या मिलेगी? इसके लिए आपको सजा मिलेगी। और सजा कब मिलेगी? जब ये प्रूव हो जाता है कि ये काम आपने ही किया है ना। आपने बहुत सारी इंडियन बॉलीवुड मूवीज देखी होगी जिसमें आपने जब कभी भी कोर्ट रूम ड्रामा देखा होगा आपने, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि सबूत की जरूरत होती है। सबूत को हम क्या कहते हैं? एविडेंस कहते हैं। बिना एविडेंसेस के कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता, और अगर एविडेंस है और ये प्रूव होता है तभी ही हम किसी को बोलते हैं कि ये क्रिमिनल है या इसने क्राइम किया है। ठीक है,
अब ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए आपको चाहिए होते हैं एविडेंसेस, और एविडेंसेस कैसे खोजते हैं हम खोजते हैं फॉरेंसिक साइंस में। अच्छा, एविडेंसेस भी आपने खोज लिए, अब क्या करना है, उनको प्रूव करने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो साइंस लगता है उसे हम कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। ये वो साइंस है जो हेल्प कर रहा है ये प्रूव करने में कि किसी ने क्राइम किया है या किसी ने क्राइम नहीं किया है। सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है ना, क्राइम सीन है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर के क्राइम सीन पे, जहाँ पे मर्डर हुआ उसको हम क्राइम सीन बोलेंगे। क्राइम सीन पे अगर मेरा बाल वहाँ पे रह जाता है ना, क्योंकि मैं जब किसी को अटैक कर रही थी किसी पे, तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए और खींच लिया। अब डिफेंस में कुछ तो करेगा ना अगला, तो उसने मेरे बाल पकड़ के खींचे, फाइट बैक करने की कोशिश करी, बट मैंने उसको मार दिया। तो लेट्स से उसके हाथों में मेरे बाल रह गए, या फिर उसके फिंगर नेल्स में उसने मुझे स्क्रैच करा, मेरे कुछ सेल्स, मेरे टिश्यूज है ना, जो आपकी ऊपर की लेयर होती है स्किन की, वो एपिथेलियल टिश्यूज होती है। और हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। तो आप डीएनए भी चेक कर सकते हो। अगर किसी के फिंगर नेल में टिश्यूज मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं, तो आप डीएनए एनालिसिस भी कर सकते हो उन सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके। तो बहुत माइन्यूट एविडेंस से भी आप बहुत बड़े बड़े एनालिसिस कर सकते हो, इवन कंप्लीट प्रोफाइलिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने डीएनए की बात करी है ना। सो वापस से स्टोरी पे आते हैं। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब जो मेरा हेयर स्ट्रैंड है वो उसके हाथ में रह गया, उसके फिंगर नेल में मेरी स्किन रह गई, ठीक है। तो अब हम जाएंगे क्राइम सीन पे, हमने क्या करा, हेयर स्ट्रैंड निकाला, हमने फिंगर नेल से टिश्यूज निकाल लिए, अब हमने एनालाइज करा, एक प्रोफाइल बन गई, एक डीएनए प्रोफाइल बना ली हमने, और हमारे पास हेयर भी है। अब जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, लेट्स से सस्पेक्ट मैं हूँ, क्योंकि उस समय मैं अपने ऑफिस में नहीं थी, मुझे अपने ऑफिस में होना चाहिए था, फिर मुझे अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में होना चाहिए था, पर मैं नहीं हूँ। क्या मेरे बिहेवियर से इन्वेस्टिगेट उसको ये समझ में आ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है, तो वो क्या करेंगे, मेरे सैंपल्स ले लेंगे, मेरा हेयर स्टैंड ले लेंगे। अगर वो हेयर स्टैंड मैच करते हैं तो वो मैच पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब मेरा बाल और जो क्राइम सीन से बाल मिला है वो सेम है। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि मैं क्राइम सीन पे मौजूद थी, और मुझे ये आंसर देना पड़ेगा कि मैं क्यों मौजूद थी, है ना। लेट्स से डीएनए प्रोफाइल अगर मेरा बन गया, तो मेरे डीएनए प्रोफाइल को भी मैच किया जाएगा, और अगर डीएनए प्रोफाइल मैच हो जाता है ना, तो इट्स 100% मैच। मैं कोई भी बहाना नहीं बना सकती, है ना। मैं वहां पे प्रेजेंट थी, मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और ये चीज़ कंप्लीटली फाइनलाइज हो जाएगी अगर मेरा डीएनए, या फिर लेट्स से ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी कि जो हाथापाई हुई है उसमें मैं इन्वॉल्व थी। मेरे स्किन में स्क्रैचेस दिख जाएंगे, तो ये पता लग ही जाएगा कि ये स्क्रैच क्यों आया है, क्योंकि उसने डिफेंस करा था। तो ये सारी चीज़ें के लिए हमने क्या क्या किया, हमने हेयर एनालिसिस किया, फॉरेंसिक साइंस, हमने डीएनए एनालिसिस किया, फॉरेंसिक साइंस, अगर फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं, फॉरेंसिक साइंस। और ये एनालिसिस करने के लिए हम ना साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसे कहते हैं फॉरेंसिक साइंस। अब ये सारा तामझाम करने के बाद क्या करेंगे, हम रिपोर्ट बनाएंगे, और हम रिपोर्ट देंगे कोर्ट में कि ये चीज़ें हमें मिली हैं भाई इसके खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ। तो ये प्रूव हो जाएगा मैंने क्राइम करा है, कोर्ट मुझे सजा दे देगी, और यही फॉरेंसिक साइंस का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये उन बच्चों को भी क्लियर हो जाएगी जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं करी है, जिन्होंने फॉरेंसिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ मूवीज में देखा है और सुना है, ठीक है। तो फॉरेंसिक साइंस क्या है, फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। किसका एप्लीकेशन है भाई, हम साइंस का एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम बेसिक साइंस को अप्लाई तो करते ही करते हैं, एंड फॉरेंसिक साइंस के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते हैं। किस में अप्लाई कर रहे हैं, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल नाम से समझ में आ रहा है, जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, मतलब जो सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं, मर्डर, रेप, डकैती, थेफ्ट, ये सारी चीज़ें, ये क्रिमिनल एक्ट होती हैं। एंड सिविल क्या होती है, सिविल मतलब अगर आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया कि भाई तुमने हमारी थोड़ी सी ज़मीन अपनी साइड कर ली, या फिर आप हमारा पानी यूज़ कर रहे हो, या फिर छोटे मोटे झगड़ों से भी शुरू हो जाता है सिविल लॉ, है ना। लेट्स से मैंने बाउंड्री बना दी और मैंने थोड़ा सा लैंड उनका भी कवर कर लिया, सिविल कोर्ट में जाएगा, ये सिविल लॉ के अंदर रजिस्टर होगा, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए सिविल लॉ क्या होता है, जब आपसी झगड़े हो जाते हैं ना, जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, डाइवोर्स के केसेस सिविल लॉ में जाते हैं, बच्चों की कस्टडी के केसेस सिविल लॉ में जाते हैं, ये सारी चीज़ें सिविल लॉ में जाती है, ठीक है। तो हम फॉरेंसिक साइंस को दोनों ही प्लेसेस पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सिविल डिस्प्यूट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ ये जो फोरेंसिक साइंस है कौन अप्लाई करता है, इट इज अप्लाइड बाय द एजेंसीज इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस चिड़िया का नाम है भाई, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें फोरेंसिक साइंस आ जाता है, उसमें हमारा कोर्ट आ जाता है, उसमें हमारे पुलिस वाले आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आ जाती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मतलब क्या, एक तो पुलिस है, ठीक है, दूसरी आपने नाम सुना होगा सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनआईए। सो ये जो अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये अप्लाई करती है फोरेंसिक साइंस को, और ये जुड़ी हुई है आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तीन नाम है, ये एक सिस्टम है। सो सिस्टम में मल्टीपल चीजें आती है। क्रिमिनल जस्टिस मतलब जिसने कोई क्राइम करा है और जो विक्टिम है उसको जस्टिस प्रोवाइड करना। तो जो भी चीज़ें किसी क्राइम, अगर कोई क्राइम होता है, क्राइम होने से लेके सज़ा मिलने तक जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा होती है, ठीक है ना। अगेन दूसरी डेफिनेशन देख लो, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स। हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रहे हैं इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोरेंसिक साइंस। ये वो साइंस है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, और ये क्या करता है, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करता है, मेथड यूज करता है, ताकि जिसने क्राइम करा है उसको सजा मिल सके, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये समझो कि ये जो फोरेंसिक वर्ड है, साइंस तो हमारे पास वर्ड पहले से था, जो वर्ड फोरेंसिक है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ओरिजिन क्या है, इस टर्म का ओरिजिन क्या है, तो इसका लैटिन ओरिजिन है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि फोरेंसिक साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से वर्ड से, ग्रीक ओरिजिन है, लैटिन ओरिजिन है, इंग्लिश ओरिजिन है, ब्रिटिश ओरिजिन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बोलना है कि नहीं भाई हमें पता है कि जो फोरेंसिक वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड क्या है, वो लैटिन वर्ड है फोरेंसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एन ओपन कोर्ट या फिर पब्लिक, है ना। जब कभी भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक प्लेस पे, ये वो प्लेस हुआ करता था पहले के ज़माने में जहाँ पे एक ही प्लेस पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे। धीरे धीरे ये वो प्लेस बनता गया जहाँ पे अगर किसी ने कोई ऑफेंस करा है, कोई क्राइम करा है, तो अब इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये डिस्कशन होता था, है ना। तो यहाँ से ही हमने क्या करा था, इस फोरेंसिक वर्ड को ओरिजिनेट करा, मतलब ये जो फोरेंसिस वर्ड है ओरिजिनेट यहीं से हुआ, जो फोरेंसिक वर्ड है फोरेंसिस से बना है, फोरेंसिस से बना है, ठीक है, क्लियर। अब हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है, बाकी और इंडियन हिस्ट्री तो हम बाद में देखेंगे, इसके अलावा भी एक पोर्शन हिस्ट्री का हम पढ़ेंगे फोरेंसिक साइंस कि किस तरीके से एकेडमिक्स में डेवलप हुआ और किस तरीके से ओवरऑल डेवलप हुआ इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल हिस्ट्री देख लेते हैं हम फोरेंसिक साइंस की। तो हमने इसको कैटेगराइज करा है इन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड अर्ली फोरेंसिक साइंस में, ठीक है। सो एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या अपडेट थी, जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन सोसाइटीज थी वो उन्होंने सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करी, ठीक है। सो टॉक्सिकोलॉजी थ्रू रिसर्च ऑन प्रोडक्शन, यूज एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन। उन्होंने किस पे काम करा, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, यूज ऑफ टॉक्सिन्स एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन। आपने पहले कभी की कोई पुरानी मूवी देखी होगी या फिर ऐसी कोई मूवी जो पहले के ज़माने पे बनी है, तो आपने देखा होगा कि जब वॉर होती थी, है ना, जब वॉर होती थी, जो तीर होते थे उसके जो हेड होते थे, एरो हेड्स जो होते थे, उसमें भी पॉइजन लगाया जाता था कि जब ये एरो किसी को जाके लगेगी तो वहाँ पे वूंड क्रिएट होगा, और उस वूंड में वो पॉइजन अगर लगेगा, जब कभी भी कोई पॉइजन हमारे सिस्टम में जाता है ना, ब्लड वेन्स के थ्रू जाता है, तो वो जल्दी अफेक्ट करता है। तो जब वो जो तीर है, वो जो एरो है, जब वो किसी के बॉडी पे लगेगी, वहां पे वूंड, चोट क्रिएट होगी, उस चोट के थ्रू वो जो पॉइजन है पूरी बॉडी में फैलेगा और वो इंसान मर जाएगा। तो ये प्रैक्टिस तो पहले के जमाने से होते आ रही है, और ये किसके अंदर आता है, ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस, या फिर आप पॉइजन बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ ममीफिकेशन, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आपने ममीज वाली मूवी देखी होगी, द ममी वगैरह मूवी देखी होगी, काफ़ी पुरानी मूवी है बट ऑफकोर्स देखी होगी आप सभी ने, है ना। सो जो ममीफिकेशन प्रोसेस थी, ममीफिकेशन में क्या होता था, जो किसी की डेथ के बाद जो बॉडी को प्रिजर्व करने का तरीका होता था, उसमें प्रिजर्वेशन की प्रोसेस में पट्टियाँ उनके ऊपर लगा दी जाती थी ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे। इसको ममीफिकेशन कहते हैं। जब ड्राई हो जाती है बॉडी, है ना, उसको ममीफिकेशन कहते हैं। एक तो होता है प्यूट्रिफिकेशन, मतलब बॉडी का सड़ना, दूसरा होता है ममीफिकेशन, है ना, जब बॉडी सड़ती गलती है तो लिक्विड
भी उसमें से रिलीज होने लग जाता है, गैसेस बन जाती है, बट जो मम्मीफिकेशन प्रोसेस है वो ड्राई होके बॉडी सूखती जाती है और उसमें किसी भी तरीके की सड़न नहीं होती। इस प्रोसेस को मम्मीफिकेशन बोलते हैं। और जो मम्मीफिकेशन थी वो बहुत पहले से प्रैक्टिस करी जा रही है इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट नोन ऑटोप्सी थ्रू रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स वाज performed in that era. So autopsy का मतलब क्या होता है? Autopsy is nothing but पोस्टमार्टम। आपने जो वर्ड सुना होगा पोस्टमार्टम, उसको ही हम ऑटोप्सी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी ओपन करी जाती है एंड ऑटोप्सी हमने देखी थी बहुत पहले, मतलब इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है कि बॉडी ओपन करके ऑर्गन्स को रिमूव किया गया था। ये भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट वी हैव 44 BC रोमन एम्पायर में फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑटोप्सी बाय जूलियस सीजर वॉज रिकॉर्डेड, जो कि फेटल चेस्ट वूंड की करी गई थी अमंग 23 स्टैब वूंड्स। उसको 23 जो भी विक्टिम था उसको 23rd जो भी विक्टिम था उसको 23 स्टैब वुंड्स थे एंड इसको ट्रीट करने के लिए चेस्ट ओपन करी गई थी एंड फर्स्ट ऑटोप्सी करी गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाउ फॉरेंसिक साइंस इन द रोमन डायनेस्टी। अब हम रोमन डायनेस्टी में देख लेते हैं। जो रोमन डायनेस्टी थी उसमें सबसे पहले जो टेक्निक यूज करी गई थी वो थी कोर्ट की एंड कोर्ट के लीगल सिस्टम में फॉरेंसिक यूज करने की। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिक फोरेंसिक साइंस यूज करा था टू एक्विट एन इनोसेंट इन द 1st century AD। एक्विट का मतलब क्या होता है, ये प्रूव करना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्राइम नहीं करा है बट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मैंने क्राइम करा है, तो एविडेंसेस के थ्रू ये भी तो प्रूव करा जा सकता है कि मैंने क्राइम नहीं करा है। जब ये प्रूव करा जा सकता है कि किसी ने क्राइम करा है तो ये भी प्रूव करा जा सकता है कि किसी ने क्राइम नहीं करा है। तो रोमन डायनेस्टी में सबसे पहले बेसिक फोरेंसिक्स को यूज करके एक ऐसे इंसान को बचाया गया, एक ऐसे इंसान को एक्विट किया गया जिसने कोई क्राइम नहीं करा था। ठीक है, तो बेसिक फोरेंसिक्स यहाँ पे यूज हुई। तो अर्ली पैथोलॉजी एंड फोरेंसिक लिटरेचर। सो 13th century में चाइना में जो फोरेंसिक पैथोलॉजी वो डेवलप होना शुरू हुई। ठीक है, इन्होंने डेथ क्यों हुई है ये डिटरमिन करना शुरू करा कि वेपन से हुई है या पॉइजन से हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने एविडेंस को प्रिजर्व करना शुरू किया, प्रिजर्विंग एविडेंसेस एंड एस्टिमेटिंग द टाइम ऑफ डेथ यूजिंग वेदर एंड इंसेक्ट्स। इस समय वेदर को देखते हुए और इंसेक्ट्स का एनालिसिस करते हुए ये पता लगाया जाने लगा कि जो डेथ है वो कब हुई थी, टाइम क्या था डेथ का। ठीक है, ये भी पता लगाया जाने लगा कि एक्सीडेंटल डेथ है, मर्डर है या फिर सुसाइड है। ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट वी हैव अर्ली मेथड्स ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो अर्ली मेथड्स क्या थे, सो अर्ली मेथड्स में वेपन एनालिसिस शुरू हो गए। ठीक है, कंपैरिजन शुरू हो गया। इसके अलावा ये हमने देखा कि जो ब्लड स्टेन्ड सिकल है, सिकल मतलब क्या, एक वेपन होता है जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, जो शार्प होता है। आपने कभी साउथ की मूवीज में देखा होगा, इस तरीके का जो वेपन होता है, इसका ये वाला एज बहुत ज्यादा शार्प होता है। एक सिकल था, अब इसमें ब्लड था, तो इन्होंने ये देखा कि जो फ्लाइज है वो तो अट्रैक्ट हो रही है इस ब्लड पे, है ना। तो ये चीज ऑब्जर्व करी गई और ये भी पता लगाया जाने लगा कि इनका क्या रोल है ना। देन वी हैव लाइट डिटेक्शन। सो ड्राई राइस को यूज करा जाता था, जो राइस पाउडर है एंशिएंट चाइना में ये यूज करा जाता था कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ये पता लगाने के लिए। जो ड्राई पाउडर है, राइस पाउडर है, वो उनके मुंह में फिल कर दिया जाता था। और अगर कोई नर्वस हो रहा है तो सलाइवेशन होगा, एक्सेस सलाइवेशन होगा, और सलाइवेशन से क्या होगा, जो ड्राई पाउडर है माउथ में वो वेट होने लग जाएगा, और वो वेट होने लग जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई इससे कुछ तो गड़बड़ करी है, झूठ बोल रहा है। अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा है तो पाउडर ड्राई नहीं होगा। काफी मतलब एंशिएंट मेथड है, बट शुरुआत यहाँ से हो गई थी लाइट डिटेक्शन की। देखो इतने इंटेलिजेंट हो रहे थे वो लोग कि वो मेथड यूज कर रहे थे कि किस तरीके से पता लगाया जा सके कि भाई इसने झूठ बोला या नहीं बोला है। साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है उनको ऑब्जर्व किया जाने लगा था तब तक। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट्स इन 16th and 17th century। सो 16th 17th century में क्या हुआ, जो वायलेंट डेथ्स हुआ करती थी उनके इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करा जाता था और उसकी पढ़ाई करी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा इसी सेंचुरी में मॉडर्न पैथोलॉजी का फाउंडेशन रखा गया। 17th century में फॉरेंसिक साइंस इवॉल्व होना शुरू हो गई थी। अभी तक
जो प्रीवियस जो टाइम हमने देखा इसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी जा रही थी, बट ये फॉरेंसिक साइंस है इस तरीके का जो रिकग्निशन है वो नहीं था। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी जा रही थी। एंशियंट रूट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 17th सेंचुरी के बाद से फॉरेंसिक साइंस डेवलप होने लग गया और हमें पता था कि भाई ये जो साइंस डेवलप हो रही है ये फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। 1880s में हेनरी फॉल्स थे और जो विलियम जेम्स थे एंड जो हमारे साइंटिस्ट हर्शल थे, इन्होंने फिंगरप्रिंट की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करा। फ्रांसिस गाल्टन ने फर्स्ट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन दी। इसके अलावा जो एडवर्ड रिचर्ड हेनरी थे, इन्होंने भी हेनरीज क्लासिफिकेशन या 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन हमें बताया, ठीक है, जो अभी भी यूज करते हैं हम। एंशिएंट चाइना में भी फिंगरप्रिंट एंड डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाने लगा था, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस इन 18th एंड 19th सेंचुरी। सो 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एविडेंस मैचिंग हमने शुरू कर दी थी। ट्रॉन न्यूज़पेपर एंड पिस्टल वैड्स का जो मैचिंग था वो किया गया एंड ये क्या था, ये सबसे पहली फिजिकल मैचिंग थी। फिजिकल मैचिंग, ये सबसे पहली फिजिकल मैचिंग थी। फिजिकल मैचिंग क्या होती है, लेट्स से कोई पीस ऑफ पेपर है, इसमें मैंने लिखा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से दीक्षा, और यहां से मैं इसे फाड़ दूं, है ना, तो इनके एजेस बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सीजर से कट करा है। अगर आप सीजर से कट करते हो तो सीजर के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एजेस हैं वो कट होंगे, तो इससे हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सीजर से कट किया गया पेपर। अगर मैं फाड़ दूं तो इनके जो ट्रॉन एजेस होंगे वो अनइवन होंगे, बट ये एग्जैक्टली मैच करेंगे एक दूसरे को। इसे हम बोलते हैं फिजिकल मैचिंग। फिजिकल मैचिंग कंफर्मेटरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होती है। अगर एक बार फिजिकल मैच हो गया तो फर्दर आपको कोई एनालिसिस एग्जामिनेशन नहीं करनी होती है। कंफर्म हो जाता है कि ये जो दो पीस है सेम ओरिजिन के हैं, है ना। तो 18th सेंचुरी में फर्स्ट यूज हुआ था फिजिकल मैचिंग की, और किससे हुआ था, जो पिस्टल में वैड होते हैं, जो गन्स में जो गोलियां होती हैं, गोलियों में वैड हुआ करते थे, और वो जो कल्प्रिट था उसके पॉकेट में एक पीस मिला और एक क्राइम सीन पे मिला। जब उन्हें फिजिकली मैच किया गया तो वो मैच कर गए और हमें ये पता लगा कि जिसकी पॉकेट में ये पीस ऑफ वैड मिला है, पीस ऑफ पेपर मिला है, वही ही है जिसने गोली चलाई है। और यहाँ पे फिजिकल मैचिंग रजिस्टर होती है, फर्स्ट यूज ऑफ फिजिकल मैचिंग, ठीक है। इसके अलावा फुटप्रिंट एंड क्लोथ इंप्रेशंस गिल्ट को कंफर्म करने लगे थे। मतलब हमें ये पता लग गया था कि भाई ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी भी इंसान को जोड़ने के लिए क्राइम सीन से या फिर किसी क्राइम से, ठीक है। सो डेवलप, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की। तो ये सब चीजें डेवलप होने लगी कि भाई मर्डर वेपन को हम लिंक कर रहे हैं बुलेट से, फिजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। केल्विन गोडार्ड है फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। फादर ऑफ बैलिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिविजुअल, ठीक है। ही डेवलप्ड द कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, और इन्होंने दो बुलेट्स को कंपेयर करना शुरू करा, और दो बुलेट्स को कंपेयर करने के लिए इन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप बनाया। बट कंपैरिजन माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। आपको कुछ भी कंपेयर करना है, यू कैन कंपेयर इन फोरेंसिक, यू कैन कंपेयर इन कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, ठीक है। 1970s में गन शॉट रेसिड्यू का डिटेक्शन हम करने लगे थे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। बात करेंगे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की। सो टॉक्सिकोलॉजी भी डेवलप हो रही थी बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी की। सो टॉक्सिकोलॉजी भी डेवलप हो रही थी 1773 से। सो दे डेवलप्ड केमिकल टेस्ट फॉर आर्सेनिक एक क्या है, पॉइजन है, मेटालिक पॉइजन है। इसके बाद दे इम्प्रूव्ड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन इन द स्टमक वॉल्स में डिटेक्ट होने लगा, ठीक है। जो आर्सेनिक डिटेक्शन के लिए डेवलपमेंट हो रही थी वो किसने करी, कार्ल विलियम शीली ने, ठीक है। वैलेंटीन रॉस ने क्या करा, स्टमक वॉल्स में पॉइजन को डिटेक्ट करना शुरू करा। जेम्स मार्श ने क्या करा, फर्स्ट यूज ऑफ forensic toxicology in the murder trial. Then we have Carl Landstein, 1930s. He classified human blood groups aiding blood evidence analysis. blood group वो पहले ही डेवलप कर सके थे, लेकिन फोरेंसिक के फील्ड पे कि किस तरीके से ब्लड एविडेंस एनालिसिस होगी, कार्ल लैंडस्टीन ने भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे थे। देन टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फोरेंसिक एडवांसमेंट, 1990s से हमने बहुत चीज़ें डेवलप कर ली। सलाइवा एग्जामिनेशन, सीमन एग्जामिनेशन, स्वेट एग्जामिनेशन और अदर बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन, और एविडेंस बेस्ड अप्रोच हमारी हो गई थी, ठीक है।
ठीक है। सो येस एवरीवन, दैट्स अबाउट इट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। अब देखो जो फॉरेंसिक साइंस है ना उसकी ब्रांचेस भी है अलग अलग, जैसे कि मैंने बोला फिंगरप्रिंट, यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ रहे थे। फिंगरप्रिंट जब हम हमारी फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस करते तो ये भी एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की, ठीक है। इसके अलावा होती है फॉरेंसिक सीरोलॉजी, में एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे क्विकली अगर जगह है तो, ठीक है। ब्रांचेस क्या है, ब्रांच है लेट्स से फॉर बहुत सारी ब्रांचेस है, हर एक चीज फॉरेंसिक में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्राइम कहीं भी लिमिटेड नहीं है, कहीं पे भी क्राइम हो सकता है, हम किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं, और अगर कोई भी चीज क्राइम के अंदर आती है या आ सकती है तो वो फॉरेंसिक के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। सो लेट्स से फॉरेंसिक फिजिक्स, ठीक है। सो इसमें हम फिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, ठीक है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनमें केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी मतलब बॉडी फ्लूइड का एनालिसिस, बॉडी फ्लूइड एनालिसिस, जो भी बॉडी के फ्लूइड होते हैं उनका जब आप एग्जामिनेशन एनालिसिस करते हो वो सीरोलॉजी के अंदर आता है। फिर आता है फॉरेंसिक बायोलॉजी, बायोलॉजी सीरोलॉजी यूजुअली हम साथ में यूज करते हैं क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस इंक्लूड करता है। सो बायोलॉजिकल एविडेंस में जो नेल स्क्रैपिंग की बात करी थी जिसमें मेरे टिश्यूज आ गए थे वो फॉरेंसिक बायोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। अगर क्राइम सीन पे ब्लड मिलता है तो वो फॉरेंसिक सीरोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हो गई। इसके अलावा बैलिस्टिक, बैलिस्टिक में आप सारे के सारे गन्स के बारे में पढ़ते हो, बुलेट्स के बारे में पढ़ते हो, बॉम्ब्स के बारे में पढ़ते हो, ये सारी चीजें। एंड देन वी हैव बैलिस्टिक्स हो गए। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मतलब अगर किसी ने गलत चेक बना दिया है ना, जाली चेक बना लिए, जाली विल बना ली है ना, इस तरीके क्वेश्चन जो होते हैं डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब वो डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर क्वेश्चन लग गया। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पापा ने उनकी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी है, ये रहे उनके सिग्नेचर और ये लिखा उन्होंने कि भाई मैं अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी को दे रहा हूँ, ये लिख के उन्होंने साइन कर दिया। अगर मैं ऐसा बोलूँ बट मेरे पापा को इसके बारे में पता ही नहीं, उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं है, मैंने उनको क्या करा, सिग्नेचर फॉर्ज कर लिया, उनके जाली सिग्नेचर बना लिए और उनकी हैंड राइटिंग कॉपी कर ली। बट इसमें भी जब एनालिसिस होगी तो ये पता लग जाएगा कि ये जो सिग्नेचर है वो मेरे पापा ने नहीं करी है, जो राइटिंग है वो मेरे पापा की नहीं है, चाहे मैं कितनी भी सफाई से उसे कॉपी कर लूँ। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आती है बहुत सारे, जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे जो भी प्रीशियस डॉक्यूमेंट हो, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता हो तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाता है और ये क्यूडी डिवीजन में जाता है। डिफरेंट डिविजन्स होते हैं फोरेंसिक लैब में भी और ये अलग अलग डिविजन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, बायोलॉजी, सीरोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी की भी बात होती है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं बोन्स के थ्रू, टीथ्स के थ्रू, है ना। फिर आता है फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या करते हैं हम, फॉरेंसिक मेडिसिन में ये समझते हैं कि रियल कॉज ऑफ डेथ क्या है ना, चोट लगी तो किस तरीके की चोट है, किसी ने अटैक करा है, किसी ने सुसाइड करा है, मर्डर है, होमिसाइड, मर्डर को ही होमिसाइड हम कहते हैं, होमिसाइडल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है या फिर सुसाइडल डेथ है, ये सारी चीज़ें आप फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ते हो। कितने समय पे डेथ हुई, कितने दिनों की है ये बॉडी, ये सारी चीज़ें, टाइम सिंस डेथ या टाइम ऑफ डेथ भी हम फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर ही पढ़ते। तो बहुत सारी ब्रांचेस है फोरेंसिक साइंस की, जैसे जैसे आगे के लेक्चर्स आप ज्वाइन करोगे आप सभी को क्लियर होते जाएगा। ये फोरेंसिक्स एंड नॉन फोरेंसिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर था। अब जो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना उनको थोड़ा लग रहा होगा कि मैम इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें भी एक्सप्लेन करिए, बट मैं इस वजह से एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से भी हैं तो उनको भी काफ़ी ईजी रहे चीज़ें समझने के लिए। अगर आप CUET PG 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन में। हमारा एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सब कुछ आपको इकट्ठे एक ही प्लेस पर मिलेगा, सारे लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस 2025 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस मिलेगा। टेस्ट मिलेंगे, हमारा टेस्ट पोर्टल है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, MCQ बेस्ड टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा।
मतलब कंप्लीट रेसिपी आपको मिलेगी CUET PG फोरेंसिक साइंस क्रैक करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट कर लो। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपको एप्लीकेशन से समझ नहीं आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट अस, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप अपने सारे क्वेश्चन एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे भी और बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस, क्लासेस एंड MCQs आने वाले हैं जो कि आपकी मदद करेंगे CUET PG क्रैक करने के लिए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।